नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद को 10.5 साल की हुई जेल। जी हां दोस्तों, आतंकी सरगना हाफिज सईद को 10 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने सईद को टेरर फंडिंग से जुड़े 2 मामलों में सजा सुनाई है। सईद के साथ जफर इकबाल, याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी 10.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल हाफिज सईद को चौथी बार सजा सुनाई गई है। आतंकी इस समय लाहौर में एक और टेरर फंडिंग मामले में 5 साल की सजा काट रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद पर आतंकवाद को वित्त पोषण, धन शोधन, अवैध रूप से जमीन हड़पने समेत 29 मामले चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी पर केंद्र का अलर्ट। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में केंद्रीय टीमें हुई तैनात। जी हां दोस्तों, इस महामारी संकट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और मणिपुर में उच्च स्तरीय केंद्रीय टीमों को तैनात किया है। यह टीम राज्यों में इस महामारी की स्थिति का जायजा लेंगी, साथ ही कंटेनमेंट जोन की स्थिति, इस महामारी की जांच, संक्रमण की रोकथाम और कुशल दैनिक प्रबंधन को मजबूत करने में सहायता भी प्रदान करेंगी। दोस्तों मणिपुर में भी महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में इस महामारी के मामलों में वृद्धि के साथ ही मृत्यु दर में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इसके प्रभाव को देखते हुए हरियाणा और राजस्थान की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हरियाणा में 3 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल राजस्थान की टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि एनसीडीएस के निर्देशक डॉक्टर एसके सिंह गुजरात की टीम का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन, कहा डिजिटल इंडिया से आया बदलाव। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया का पसंदीदा वैश्विक निवेश डेस्टिनेशन भारत बनेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने 5 साल पहले डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया था। आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि डिजिटल इंडिया को अब किसी भी नियमित सरकार की पहल के रूप में नहीं देखा जा रहा है। यह जीवन का एक तरीका बन गया है, विशेष रूप से गरीबों, हाशिए पर रहने वाले और सरकार में रहने वालों के लिए। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों ने लोगों को उनके घरों के अंदर और उनके कार्यस्थलों से दूर कर दिया। ऐसे समय में हमारे तकनीकी क्षेत्र का लचीलापन देखा गया। हमारा तकनीकी क्षेत्र हरकत में आया और घर या फिर किसी भी काम करने के लिए तकनीकी समाधानों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, मास्क न पहनने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, दिल्ली में इस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब दिल्ली में मास्क न पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में इस महामारी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। मीटिंग में कई सुझाव मिले, अच्छी चर्चा हुई, उन सुझावों पर हम अमल करेंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छठ पूजा करने की मनाही नहीं है, लेकिन अगर 200 लोग किसी नदी या तालाब में छठ पूजा करने के लिए उतरते हैं और उनमें से किसी एक को भी इस महामारी का संक्रमण हुआ तो यह बड़े स्तर पर फैल जाएगा, उसका वायरस पानी में जाएगा और इस महामारी को और तेजी से फैला सकता है। इसलिए सार्वजनिक स्तर पर पूजा पाठ की मनाही है। वहीं पहले दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगता था, अब उसे बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। अगर दिल्ली की सड़कों पर या फिर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उससे 2000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आतंकी संगठन जैश की फ्रांस के राष्ट्रपति को धमकी, कहा इस निंदा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस की कार्यवाही से आतंकी संगठन बौखला गए हैं। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट्स के बाद अब जैश-ए-मोहम्मद ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को धमकी दे डाली है। जैश ने कहा है कि मैक्रो और उनके जैसे इस निंदा के दोषियों को निशाना बनाया जाएगा। अल कलाम नाम की वेबसाइट पर एक लेख के माध्यम से अपनी धमकी में आतंकी संगठन ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति और उनके
के जैसी सोच रखने वालों को वे लोग निशाना बनाएंगे जो पैगंबर मोहम्मद के सम्मान में अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। दोस्तों, लेख में जैश ने कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो उसके अगले दिन कहीं ना कहीं एक और अब्दुल्ला चेचनी, मुमताज कादरी और गाजी खालिद जन्म लेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब्दुल्ला चेचनी वह आतंकी है जिसने पिछले महीने पेरिस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने के लिए स्कूल टीचर की गला काटकर हत्या कर दी थी, जबकि मुमताज वह शख्स है जिसने 2011 में पाकिस्तानी नेता सलमान ताशिर को मौत के घाट उतारा था और गाजी खालिद ने अहमदिया मुस्लिम ताहिर अहमद नसीब की कोर्ट रूम में गोली मारकर हत्या कर दी थी। ताहिर पर पाकिस्तान में इश्क-निंदा का केस चल रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्याज फिर रुलाने को हो रहा है तैयार, शादियों का बजट बढ़ा सकता है आलू। जी हां दोस्तों, शादियों का सीजन शुरू होने ही वाला है। ऐसे में सब्जियों की शान आलू, सब्जियों का बादशाह आलू स्वाद जरा फीका कर सकता है। वहीं दोस्तों, प्याज भी एक बार फिर रुलाने को तैयार है। आलू प्याज का दाम तेजी से बढ़ रहा है। रिटेल मार्केट में दोनों ही महंगे बिक रहे हैं। हालांकि दोस्तों, थोक का भाव पिछले महीने की तुलना में थोड़ा नीचे आया है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में दामों में तेजी देखने को मिल रही है। आलू प्याज के बढ़ते दाम का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। हालांकि पहले आशंका थी कि प्याज का दाम दिवाली के बाद कम हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पर दिए गए प्राइस रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में आलू का रिटेल भाव 45 रुपए प्रति किलो और प्याज 55 रुपए प्रति किलो रहा। एक्सपर्ट्स की माने तो फसल खराब होने की वजह से प्याज की कीमतों में तेजी आई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से इस समय खरीफ की प्याज बाजार में आती थी, लेकिन इन राज्यों में भारी बारिश के चलते 40 से 45% फसल खराब हो गई। आमतौर पर नवरात्रि में प्याज की खपत कम हो जाती है, इसलिए रेट घट जाता है, लेकिन इस बार कीमत कमी की बजाय बढ़ोतरी ही दर्ज करती रही। ऐसे हालात में इस साल प्याज सस्ता होना मुश्किल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को मिला बम्पर रेस्पॉन्स, 27 लाख ठेले रेहड़ी वालों ने किया आवेदन। जी हां दोस्तों, इस महामारी की वजह से जिन गरीब रेहड़ी पटरी वालों का धंधा चौपट हो गया, आर्थिक मदद देकर फिर से उनका कामकाज शुरू कराने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई, जिसे जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। दोस्तों, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ठेले खोमचे वालों के लिए 10,000 रुपए तक के कर्ज वाली इस योजना के लिए 27.33 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कुल 27,33,497 आवेदनों में से 14,34,000 आवेदनों को अब तक मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, आवेदन मिलने के बाद इसमें से 7.88 लाख कर्ज अब तक जरूरतमंदों को बांट दिए गए हैं। जो ठेले रेहड़ी और पटरी वाले इस महामारी और लॉकडाउन की वजह से अपना कामकाज छोड़कर घरों को लौट गए थे, वे लौटने पर इस योजना के तहत कर्ज ले सकते हैं। इस योजना के तहत कर्ज लेना बेहद आसान है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देश में 90 लाख के करीब पहुंचे इस महामारी के मामले, 24 घंटे में हुई इतने लोगों की मौत। जानिए भारत और पूरी दुनिया के क्या है इस महामारी के हालात। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। दोस्तों, भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 90 लाख के आसपास पहुंच गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,31,000 को पार कर गई है। पूरी दुनिया में भारत कुल मरीजों के मामले में दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 17,57,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 5,56,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 13,38,000 के पार है। इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर कि 1,16,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है और तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में लगभग 60 लाख के करीब संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में क्रमशः
फ्रांस, रशिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, इटली, कोलंबिया, मैक्सिको, पेरू, जर्मनी, ईरान, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, बेल्जियम, चिली, इराक आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में हुई गलतियों पर कांग्रेस नेता ने की खुलकर बात, कहा जल्द राहुल गांधी से मिलेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार में कांग्रेस के चुनाव प्रचार प्रभारी अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कांग्रेस नेता ने बिहार चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा है ताकि आगे भविष्य को लेकर चर्चा की जा सके। अखिलेश प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने चुनाव लड़ने के लिए गलत सीटों का चुनाव किया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के लिए संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव करने की दरकार है। ऐसे में चुनाव में खराब प्रदर्शन पर चर्चा के लिए वह जल्द ही राहुल गांधी से मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में बारिश की गतिविधियां जारी रही। इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। उत्तर और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम नापा गया। वहीं दोस्तों दिल्ली प्रदूषण में वृद्धि हुई है और अब यह मध्यम से खराब श्रेणी में फिर से पहुंचने लगा है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीप में बारिश की गतिविधियों में और कमी आएगी। हालांकि तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां संभव है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सस्ता हो गया सोना और चांदी, जानिए क्या है आज के ताजा दाम। जी हां दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज ने जानकारी दी है कि आज दिल्ली सराफा बाजार में सोना सस्ता हुआ है। सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसके पहले वायदा बाजार में भी आज दोनों कीमती धातुओं के भाव में गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों वैश्विक बाजार में पीली धातु के भाव पर दबाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो आज सोना 248 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 49,714 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 853 रुपए प्रति किलोग्राम तक घटकर 61,184 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1861 प्रति औंस रहा, जबकि चांदी $24.02 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, 3 दिन पहले ही ली थी पद की शपथ। जी हां दोस्तों, बिहार में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष के हमलों का सामना कर रहे शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 दिन पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी NDA सरकार में शपथ ली थी। विपक्ष तभी से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को शिक्षा मंत्री चौधरी से मुलाकात की थी, जिसके बाद ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें कैबिनेट से हटाया जा सकता है। इससे पहले मेवालाल चौधरी ने विपक्ष की ओर से उन पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा था कि आरोप तभी साबित होता है जब चार्जशीट दायर की जाती है या अदालत आदेश देती है, और उसके खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए दोनों में से कुछ भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नारायण मूर्ति बोले इस महामारी की वैक्सीन देशवासियों को फ्री में मिले। जी हां दोस्तों, इस महामारी वैक्सीन के इंतजार में इस समय पूरी दुनिया की नींद हराम हो गई है। पूरी दुनिया में लोग बड़ी बेसब्री से इस वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दोस्तों मॉडर्ना और फाइजर जैसी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को उम्मीद है कि इस महामारी की वैक्सीन पर वह काम जल्द ही खत्म कर देंगे। उनके नतीजे अच्छे ही आने वाले हैं, लेकिन उसकी कीमत को लेकर आम आदमी में चिंता भी देखी जा रही है। यह वैक्सीन आम लोगों को मिल पाएगी या नहीं, इसकी कीमत आम लोगों की पहुंच में रहेगी या नहीं, यह भी एक सस्पेंस है। वहीं दोस्तों इसी बीच इन्फोसिस के को-फाउंडर AR नारायण मूर्ति ने कहा है कि एक बार जब इस महामारी की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी तो देश में हर किसी को यह वैक्सीन मुफ्त लगाई जानी चाहिए, किसी से भी उसके लिए पैसे नहीं लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भले ही कॉर्पोरेट जगत पर टैक्स लगा दिया जाए, परंतु आम लोगों को यह वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए। इस महामारी संकट के दौरान नारायण मूर्ति का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर पर फिर सख्त हुई संसदीय समिति, पूछा कुणाल कामरा के ट्वीट के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक बार फिर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बनी संसदीय समिति के निशाने पर है। इस बार समिति ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए ट्वीट के मामले में घेरा है। समिति ने ट्विटर से सवाल किया है कि कंपनी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ट्वीट करने वाले कामरा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मीनाक्षी लेखी की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने सोशल मीडिया जॉइंट ट्विटर से पूछा है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को लेकर किए गए ट्वीट्स के मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की। हालांकि अभी तक ट्विटर की तरफ से इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। चेयरपर्सन मीनाक्षी लेखा का कहना है कि कुणाल के ट्वीट पर ट्विटर ने कहा कि जब तक कोर्ट आदेश जारी नहीं करता तब तक पोस्ट हटाए नहीं जा सकते। लेखी ने कहा कि हमने 7 दिनों में जवाब मांगा है। भारत में इसे लेकर कोई कानून नहीं है, इसलिए हमें ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स के शीर्ष अधिकारियों से बात करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में आने वाली है इस महामारी की दूसरी लहर, आदित्य ठाकरे ने बनाया एक्शन प्लान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों इस महामारी का खतरा कम होता नजर आ रहा है। एक समय में इस महामारी के प्रकोप से जूझ रही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस महामारी के नए मामलों में कमी देखी गई है। हालांकि लोगों को लगातार एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है ताकि संक्रमण को खत्म किया जा सके। लेकिन अब एक डराने वाली बात सामने आई है। दरअसल दोस्तों, बीएमसी अधिकारियों ने नए साल पर मुंबई में इस महामारी की दूसरी लहर आने की आशंका जताई है। इस बीच महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आदित्य ठाकरे मुंबई के संरक्षक मंत्री भी हैं। उन्होंने बुधवार को बीएमसी के अधिकारियों और उपनगरीय कलेक्टरों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुंबई में इस महामारी के मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई अपने ग्राहकों को दे रहा है खास सुविधा, अब किसी भी पते पर मंगवा सकेंगे अपनी चेकबुक। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है। इस सुविधा के तहत ग्राहक अब अपनी चेकबुक किसी भी पते पर मंगा सकते हैं। अब तक बैंक चेकबुक सिर्फ उसी एड्रेस पर भेजते थे जो बैंक में रजिस्टर्ड होता था। किसी भी एड्रेस पर चेकबुक मंगाने की सुविधा के लिए एसबीआई के ग्राहकों को ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसके लिए किसी भी पते पर चेकबुक मंगवाने के लिए सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग के लिए लॉगिन करना होगा। एक बार लॉगिन हो जाने के बाद आप ग्राहक को रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको चेकबुक रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपना अकाउंट नंबर और दूसरी जानकारियां भरनी होगी। सभी जानकारियां भरने के बाद एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम और पता भरना होगा। यहाँ वही पता भरना होगा जहां आपको चेकबुक मंगानी है। इसके बाद फॉर्म भरकर आप सबमिट कर दें और आपकी चेकबुक उसी पते पर आएगी जो आपने उस वक्त भरा होगा। तो दोस्तों, एसबीआई की यह सुविधा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अब दोस्तों, इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश का नाम दुनिया में, तो दोस्तों जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।